है, तो इसमें हमें बताना है कि कॉइनेज जो है वो हिस्ट्री में कैसे वैल्यूएबल रोल निभाते हैं। ठीक है। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। मेरा नाम है रिजवान। होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, क्लास 12 का। जो बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आता है वैसे ही कुछ क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पेपर को हम आज पूरा एनालिसिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड में। आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो 2019 में आया था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें पहले क्या होता था कि पहले ये बार कोड नहीं आता था, अब ये बार कोड भी यहाँ पर लगने लगा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पर चेंज हो गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर रोल नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है, ये कंपलसरी होता है। और ये आप कोड देख रहे हैं, ये कोड आपको आंसर बुकलेट में लिखना पड़ता है जब आप आंसर अटेम्प्ट करते हैं उसके पहले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस क्वेश्चन पेपर में आपको 10 प्रिंटेड पेजेस मिल जाते हैं और साथ में एक मैप मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी होगी, अगर ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा है तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर चेक करना होगा। अगर उसमें नहीं है तो आपको अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, अगली चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें 16 क्वेश्चंस मिलते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको लिखना है, तो साथ ही साथ उसके क्वेश्चन नंबर भी लिखना है उसके साथ। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो 15 मिनट पहले दे दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपका 10:30 बजे पेपर चालू है तो आपको 15 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर आपको दे देंगे 10:15 पर। ठीक है, आपके वहाँ पर एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा कि आपको वहाँ पर पहले पहुँचना है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम से, जिससे कि आप वहाँ पर देरी ना हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हिस्ट्री का जो पेपर है हमारा 2019 से जो आ रहा है वो 80 मार्क्स का कैरी करता है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो है हमारे 80 हैं, 80 में से लाने पड़ते हैं। ओवरऑल जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 33 होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। उसके बाद जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को जो अटेम्प्ट करने का जो मैक्सिमम टाइम है वो हमारे पास 3 आवर्स मिल जाता है। और इस क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत ही इत्मीनान से सॉल्व करना है, क्योंकि ये हिस्ट्री का पेपर है, इसको बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें आपको वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें जनरल इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। ये तो आपको बताए होंगे। ठीक है, कि जैसे कि आपने अगर प्री बोर्ड का एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया तो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपको पता चल जाएंगे। वैसे में भी आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं, जो पहले 3 क्वेश्चंस होंगे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं, उनको 2 मार्क्स कैरी करते हैं वो, और वो 30 वर्ड्स तक आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा वर्डिंग नहीं लिखना है। और अगर साथ ही साथ देखें तो 4 to 9 जो क्वेश्चन, मतलब कि 6 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 100 मार्क्स कैरी करते होंगे। इसी के साथ साथ 3 क्वेश्चंस होंगे जिनमें तीनों में चॉइस होगी। ठीक है, वो क्वेश्चंस होंगे आपके 8 मार्क्स के, और उनको आपको 350 वर्ड्स से नहीं लिखना है। 350 वर्ड्स मतलब 1 पेज या फिर 1.5 पेज के लगभग लिखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद देखें अगर हम, तो 13 to 15 क्वेश्चन है जो, वो आपका मतलब कि 13, 14, 15 3 क्वेश्चन आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को करें हम। ठीक है, समझ के। इसके बाद जो 16th क्वेश्चन होगा हमारा, वो हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें से 2 मैप जो होंगे वो लोकेट करने वाले होंगे, और 3 जो मैप के क्वेश्चंस होंगे वो आपके आइडेंटिफिकेशन के होंगे। मतलब कि 5 मार्क्स का आपका पूरा मैप होता है। तो यहाँ पे आपको मैप सबसे इजी और स्कोरिंग मिल जाता है, और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन तो आप ये 2 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, मैप्स वाले और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक दिखा देते हैं व्यू कैसा क्वेश्चन पेपर आता है पूरा, फिर उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट ए में देख सकते हैं आप, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें से जो 3rd क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पर चॉइस मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चॉइस मिल रही है,
और इसमें से कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर देते हैं तो जो क्वेश्चन आपने सबसे पहले अटैम्प्ट करा है या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, तो जो अटैम्प्ट पहले करा होगा वो चेक करा जाएगा और जो दूसरा आपने अटैम्प्ट करा उसको क्रॉस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, पार्ट बी में अगर हम देखते हो तो 6 क्वेश्चन है अटैम्प्ट करने वाले हैं हमारे पास, लेकिन इसमें जो 8th वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको चॉइस मिलती है जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। ठीक है, कोई सा एक अटैम्प्ट कर सकते हैं आप। और जो 9th वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको एक ही अटैम्प्ट करना है, यहाँ पे भी आपको चॉइस मिल जाती है। अब हम अगर पार्ट सी देखें जहाँ पर हमें लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना है, जो 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको तीनों क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको चॉइस मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें दो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तीन आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और 2 लोकेट करने पड़ते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारे पास है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आपको सोर्स दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं लेकिन इसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा सेकंड वीडियो में कि इसकी कैसी ट्रिक है जिससे आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉइनेज प्लेज अ वैल्यूएबल रोल इन डिटरमाइनिंग सर्टेन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग 2 पॉइंट्स। तो जैसे कि ये पहली पार्ट से है, तो इसमें हमें बताना है कि कॉइनेज जो है वो हिस्ट्री में कैसे वैल्यूएबल रोल निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इसको पहले तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको 2 पॉइंट में डिफाइन करें। यहाँ पर आपके लिए तीसरा और चौथा पॉइंट भी लिखा है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि द कॉइन इशूड बाय इंडो ग्रीक्स हैव इमेज एंड द नेम ऑफ द रूलर्स। ठीक है, जैसे कि जो इंडो ग्रीक्स कॉइन्स होते थे वो जो रूलर्स की जो इमेज होती थी और जो उनका नाम होता था वो उस पर लिखा होता था। इसके साथ साथ जो गोल्ड कॉइन्स है वो गुप्ता रूलर्स द्वारा सबसे पहले इंडिया में चलाए गए थे और उनसे फॉरेन ट्रेड होता था 6th सेंचुरी में। ठीक है, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर यूज्ड बाय कुशान्स रूलर्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखना है, जैसे कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अलबरूनी से। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है वो वैसे तो सिलेबस में नहीं आना है, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसका आंसर लिखा है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इसको सिर्फ देख लीजिए कि मैंने इसको कैसे लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है कि फीचर्स ऑफ टाउन्स बिल्ड बाय मुगल्स इन इंडिया ड्यूरिंग द 16th एंड द 17th सेंचुरी। जो मुगल्स रूलर्स ने जो टाउन्स बनवाए थे उनका हमें विवरण बताना है, मतलब कि ये कॉलोनियल सिटीज़ वाले चैप्टर से है। ठीक है, इसका पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द टाउन्स बिल्ड बाय द मुगल्स इन इंडिया ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। और इसी का और में एक क्वेश्चन है कि स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द न्यू ब्लैक टाउन्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन मद्रास। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं। मैंने इसको बताया भी, ये पॉइंट्स भी बताया जब नोट्स मैंने बनवाए थे उस टाइम पे बताया था कि ये पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, 2 पॉइंट्स में कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि मुगल टाउन जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए जाने जाते थे, और साथ ही साथ उसमें मॉस्क्यूज होते थे, टॉम्स होते थे, गार्डन होते थे, बाजार्स होते थे। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें मार्केट होती थी, तो मार्केट में जो पीपल्स होते थे और आर्मी भी होती थी, और एम्परर जो होते थे वो फोर्टिफाइड प्लेस में रहते थे। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरा और में जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं तो ब्लैक टाउन्स के बारे में मैंने लिखवाया था कि जो ब्लैक टाउन्स होते हैं वो ज़्यादा गंदे होते हैं। ठीक है, अनप्लैन्ड होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। वहाँ पर कौन से लोग रहते हैं? वीवर्स, आर्टिशियन, मिडिलमैन्स रहते हैं जो ब्रिटिशर्स के लोग काम करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ उसमें लिखा था कि जो उसमें पब्लिक हेल्थ का कोई सोर्स नहीं था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। तो
तो यहाँ पर हमारे सामने पार्ट बी है। पार्ट बी में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको सारे 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें आपकी जो मार्किंग होगी वो एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स दैट द हड़प्पन हैड एस्टेब्लिश्ड देयर कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एशिया फॉर परचेज एक्सचेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो इसमें हमें बताना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका फॉरेन से कैसे कांटेक्ट था। तो हमें आप पता है कि जो हमने आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ा है उसमें जो कॉपर है वो हमारा ओमान से आया है। ठीक है, तो हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ हमें ओमान की जब खुदाई हुई वहाँ पर, तो हमें हड़प्पा के कुछ आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर मिले, तो ये दूसरा पॉइंट हो सकता है। साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं जितने भी आर्टिफैक्ट्स थे वहीं से जो उनका जो मटेरियल होता था वहीं से लाया जाता था। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। 4 पॉइंट्स आपको इसमें लिखना कंपलसरी है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर आपकी मार्किंग होती है। ठीक है, आप जो रिलेवेंट पॉइंट लिखेंगे उन्हीं के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे वैसे कोई भी पॉइंट लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 5th वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन फीचर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। जो मौर्यन एम्पायर है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर बताना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। बुक में हमने मार्क भी कराए हैं कि बहुत सारे उसके ऊपर पैराग्राफ भी है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। तो उससे आप रिलेवेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे जो अलग अलग वर्क के लिए बनाए गए थे, जैसे कि रिवर के लिए अलग, ठीक है, फील्ड जो लैंड मेजर होता था उसके लिए अलग, इंस्पेक्शन जो कैनाल होता था उस इंस्पेक्शन के लिए अलग, एनिमल्स के लिए अलग बनाए गए थे। साथ ही साथ यहाँ पर जो कैपिटल सिटीज़ थी उनके बारे में आप लिख सकते हैं, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ठीक है, कोसाली, ठीक है, ये सारी आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना है उसमें कि कहाँ तक एक्सटेंड करा था, तो आप बता सकते हैं उड़ीसा, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ तक हमारा एक्सटेंड कर चुका था। ठीक है, जो साउथ का पार्ट था वो। और यहाँ पर धम्म महात्मा का बताया गया है कि जो धम्म महात्मा है उसको अपॉइंट करा जाता था फॉर द मैसेज ऑफ धामा। तो ये सारे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसमें से आप कुछ 4 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके लिखना है इन पॉइंट्स को, जिससे कि आपको मार्क्स मिले ही मिले। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 6th क्वेश्चन है महानवी डिब्बा वाला कि महानवी डिब्बा ऑफ विजयनगरा वॉज द सेंटर ऑफ इलेबोरेट रिचुअल्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना है, महानवी डिब्बा। तो इसका भी एक डिटेल्ड पैराग्राफ है, उसमें आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि महानवी डिब्बा है वो वुड का बनाया गया है और वो 11,000 स्क्वायर फीट उसकी जो है बेस है। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी जो हाइट है वो 14 फीट है। ठीक है, और जो उसमें रिचुअल्स होते हैं, डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि। ठीक है जी, रिचुअल्स होते हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। और गिफ्ट्स दिए जाते थे नायकास द्वारा टू किंग। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। उस पर रेसलिंग होती थी, डांसेस होते थे। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स उसमें आ रहे हैं रिलेवेंट पॉइंट्स आप उसमें कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 7th क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाली चैप्टर से है कि जो एन.जी. रंगा थे उनके बारे में, व्हाई डिड एन.जी. रंगा आर्ग्यू टू इंटरप्रेट माइनॉरिटीज इन द इकोनॉमिक टर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि वो पुअर्स और डाउन रोडेंट्स के बारे में बोल रहे थे, और वो ये बोल रहे थे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हमें किस बेसिस पर देखना चाहिए, इकोनॉमिक टर्म्स पर देखना चाहिए, ना कि उनके साइज पर देखना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो ट्राइबल्स हैं वो स्लेव्स की तरह ट्रीट करे जा रहे हैं, तो उनको भी उनका राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, जो डिफाइनिंग राइट्स वाला जो टॉपिक है उसमें समझाया था मैंने। ठीक है, जो ज़मींदार से मनी लैंडर हैं वो पुअर ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं, जो भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8th वाला कि एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ द रायोट्स इन डेक्कन कंट्री साइड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको देखना हो तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, मैंने इसका भी आंसर लिखा है। ठीक है, इसके बाद जो और में क्वेश्चन दिया था कि एग्जामिन वाई वर द रिलीजियस डिविजन्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स हार्डली नोटिसेबल ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। ठीक है, तो ये रिबेल्स एंड द राज का है। तो इसमें आप लिख सकते हैं पॉइंट्स कि उस टाइम पे जो मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में जो यूनिटी थी वो रिबेलियन के लिए थी, तो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे
वेपन्स अपनाए, ठीक है। 1857 के रिवेलियन में जो मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे वो सारे यूनिटी में थे, तो वो सारे एक साथ लूज कर रहे थे और एक साथ गेन कर रहे थे। आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। और जो इस्तिहार वाला पॉइंट है कि इस्तिहार हैक बैक टू प्री ब्रिटिश डेज व्हेन हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी एंड को एग्जिस्टेंस वॉज ग्लोरीफाइड, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स ने जो बरेली में उनके उनके खिलाफ जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए उनके बीच में, तो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करे थे, तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहे थे, ठीक है। कि उन्होंने रिफ्ट क्रिएट करी थी हिंदूज और मुस्लिम के बीच में, लेकिन वो फेल हो गए थे, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं जो जो उससे रिलेटेड है। अगला अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने कि अकबर कॉन्शियसली मेड पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द एफर्ट मेड बाय हिम, ठीक है। तो जो मुगल कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो पर्शियन थी, उसके बारे में हमें लिखना है। तो इसके बारे में भी एक पैराग्राफ है, तो आप उससे रिलेटेड पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही लिखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो लैंग्वेज है उसमें पावर एंड प्रेस्टीज को शो करता है, ठीक है। जो पर्शियन लैंग्वेज हो पावर और प्रेस्टीज को शो करती है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो मुगल कोर्ट्स के जो क्रॉनिकल्स थे वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। साथ ही साथ जो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट था जो ईरान से, उसको भी वो शो करता था, ठीक है ना। जो सेंट्रल एशिया जो माइग्रेंट होके आए थे वो ईरानियन, तो उनसे भी वो कॉन्टैक्ट शो करता था, ठीक है। उसके बाद जो किंग्स थे जो हाउस होल्ड में रहते थे मुगल किंग्स, वो पर्शियन लैंग्वेज में स्पोक करते थे, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट्स लिख सकते, इनमें से कुछ 4 पॉइंट लिख सकते हैं या 5 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें और में एक क्वेश्चन था कि द विजुअल सेंटर ऑफ मुगल पावर वॉज द किंग कोर्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ सुटेबल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें मुगल कोर्ट के बारे में बताना है। तो मुगल कोर्ट के बारे में हम लिख सकते हैं कि जो थी सुनवाई की जाती थी, चाहे वो हिंदूज हों चाहे वो मुस्लिम्स हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, उन सब की सुनवाई की जाती थी। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, मुगल कोर्ट्स में। उसके बाद जो फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ द सोवर्जिन एज एक्सिस मुंडी, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो, तो इसमें आप लिख सकते हैं द तख्त वाला जो पॉइंट है यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तख्त विच गिव फिजिकली फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ द सोवर्जिन एज एक्सिस मुंडी, ठीक है। ये वाला यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। इन कोर्ट स्टेटस वॉज डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग, ठीक है। कि जो सबसे बगल में कोर्ट में बैठता था, ठीक है, राजा के, वो सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता था उसका, ठीक है। वो अगला अगर पॉइंट देखें तो वंस द एम्परर सेट ऑन द थ्रोन नो वन वॉज परमिटेड टू मूव फ्रॉम हिज पोजीशन और टू लीव विदाउट परमिशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट था कि जो एम्परर अगर अपने थ्रोन पर बैठ गया तो उसको कोई भी नहीं हटा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये बेसिक पॉइंट मिल जाता है हमें। इसके अलावा भी आपको अगर कोई रिलेवेंट पॉइंट मिलता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए थे, ठीक है। जो और में क्वेश्चंस थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्लेन हाउ द क्रॉनिकल्स आईन अकबरी इज द मेजर सोर्स टू अंडरस्टैंड एग्रेरियन सोसाइटी ऑफ 16 and 17th century, also explain the method of irrigation and technology used during the period, ठीक है। तो इसमें हमें इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो तो आपका इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको उसको भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर जो पार्ट 2 का, उस वाले चैप्टर से है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो क्रॉनिकल है आईन अकबरी, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ट्रेडिशनल डायक्रॉनिक सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट इवेंट्स अक्रॉस टाइम, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हुए उस टाइम के, उसके बारे में उसमें लिखा है। जो अकबर एम्पायर थे, जोग्राफिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल जितनी भी एस्पेक्ट्स थे उसके बारे में इसमें लिखा गया है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आयन अकबरी जो थी मुग़ल एम्पायर को जो रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है, डाइवर्स पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, इन सबको दिखाती थी, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं 3 पॉइंट्स तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहला पार्ट है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, तो इस बार सिलेबस थोड़ा चेंज है, इसलिए आपको ये जो सेकंड वाला पार्ट है उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन लिखना है। इसके बाद आपके पास और में भी एक क्वेश्चन है, ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो भी आपका सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ज़मींदार्स की पावर के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 11th वाला क्वेश्चन है हमारे सामने कि डिस्क्राइब द आइडियल ऑफ पैटर्निटी एंड जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी प्रिवेलिंग ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BCE टू 6th सेंचुरी CE, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। लास्ट ईयर के एग्जाम्स अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पॉइंट्स कुछ इस प्रकार बनेंगे कि जो पैटर्निटी वाला जो पॉइंट है उसको आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर महत्व देना है। अंडर पैटर्निटी सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द थ्रोन इन द केस ऑफ द किंग्स ऑफ देयर फादर्स व्हेन द लेटर डाइज, ठीक है। जैसे कि जो फादर होते थे वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके सन्स को उसको मिलेगा, ठीक है। महाभारत वॉज फॉट ऑन द पैटर्निटी, ठीक है। इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। समटाइम व्हेन देयर वॉज नो सन द ब्रदर सक्सीड्स, मतलब कि जो ब्रदर होता था अगर उसका कोई सन नहीं है तो जो ब्रदर है उसको उसके पास पावर जाएगी। जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी एक दूसरा उसका पार्ट था कि इसमें हमें जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी वाला बताना था। तो यहाँ पर आप प्रभाती गुप्ता वाले जो पॉइंट है वो लिख सकते हैं। प्रभाती गुप्ता वॉज अ वुमेन क्लेम्ड द रिसोर्सेज ऑफ हर फादर, ठीक है। वो मतलब इकलौती दिखाई गई हैं जो गर्ल जो अपने फादर के रिसोर्सेज पर क्लेम करती हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर पैटर्न स्टेट्स वॉज इक्वली डिवाइडेड अमंग सन्स, जो सन्स होते हैं उनको इक्वली डिवाइडेड करा जाता है, ठीक है। और अगर हम मनुस्मृति में देखते हैं तो इन मनुस्मृति इट वॉज मैंशनड दैट विदाउट द परमिशन ऑफ द हस्बैंड वुमेन कैन नॉट एक्सेस टू द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर, ठीक है। बिना हस्बैंड के परमिशन के वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकती है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड अमंग द सन्स, जो प्रॉपर्टी है वो सन्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। जो और वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम अगर देखते हैं कि डिस्क्राइब द एलिमेंट्स कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियंस टू एनालाइज महाभारत, स्टेट द efforts of V.S. Sudhankar and his team for the preparation of the critical edition of महाभारत। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ है कि आपको महाभारत के बारे में जितने भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आप वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। महाभारत को कैसे कैसे कंक्लूड करा गया, ठीक है, कैसे वो हिस्टोरियंस ने कैसे उसको एलिमेंट्स को कंसिडर्ड करा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेक्शन इन महाभारत आर सिंपलियर देन द वेदा, वेदा से ज़्यादा सिंपलियर है, ठीक है। उसकी जो कहानी है वो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है, उसकी जो लैंग्वेज है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो स्टोरीज़ हैं वो हिंदू सोसाइटी पे बेस्ड हैं, ठीक है। और इसमें हम दिखा सकते हैं कि जो रिचुअल्स हैं या फिर जो सुपरस्टिशियस पावर्स हैं उसमें इसमें ज़्यादा विश्वास रखा गया है इनकी स्टोरीज़ में। और जो इसमें जो टेक्स्ट में जो स्टोरीज़ लिखी गई हैं वो हमें एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दिखाती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, दे स्टडीड द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्स्ट। द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फाउंडेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें मिलती हैं उससे भी हमें महाभारत के बारे में हमें पता चलता है। द चैप्टर्स इन द टेक्स्ट हैव सोशल मैसेज, और इससे हमें एक सोशल मैसेज मिलता है, ठीक है। तो आप इससे 6 पॉइंट्स तक लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया है कि 350 वर्ड से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना है, तो आप इतना ही लिखिए कि 1 पेज या फिर 1.5 पेज आप इसको कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th वाला कि क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट ब्रिंगिंग इनटू इट्स एनेम्बिट
हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस एनालाइज द स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमें जितने भी रिलेवेंट पॉइंट लगते हैं वो सारे हमें इसमें लिख देना है। ठीक है, कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो अगस्त 1942 में हुआ, गांधी जी द्वारा हुआ। ठीक है, ये थर्ड मेजर मूवमेंट था, इसमें गांधी जी जेल चले गए थे। फिर जितने भी यंग एक्टिविस्ट थे कांग्रेस के, उन्होंने ये सारा पूरा मूवमेंट चलाया था। ठीक है, इसके बाद जो लॉयर्स थे उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट को बॉयकॉट करा था, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल से जाना बंद कर दिया था, जो कॉलेजेस थे वो उनको जाना बंद कर दिया था। जो मुस्लिम लीडर्स थे वो इसमें इन्फ्लुएंस करे थे, जितने भी मुस्लिम्स थे उनको इन्फ्लुएंस करा था। जो पंजाब में और सिंध में जो रहने वाले थे उनको इन्फ्लुएंस करा था कि मुस्लिम लीग की पावर बढ़ सके। ठीक है, और जो जून 1944 में फिर क्या हुआ, जो वॉर हुई वो एंड हुई और जो गांधी जी थे वो प्रिजन से निकले। उसके बाद गांधी और जिन्ना के बीच में टॉक होती रही, जिससे कि जो गैप बिटवीन बन रहा था जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, मतलब कि जो मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में जो गैप बन रहा था उसको मिटाने के लिए वो जिन्ना के पास जाते रहते थे। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे जो हमें देखने को मिलता है कि 1946 में फ्रेश इलेक्शन हुए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पर इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस की जो जनरल कैटेगरी की जो सीट्स थी वो 19.91% थी, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था उसमें। ठीक है, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, जिसमें कि मुस्लिम लीग जो थी उसमें मेजॉरिटी पाई थी और फिर उसके बाद उसको जो नेशन, एक सेपरेट नेशन बनाने का उसमें दर्जा मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर हम और में देखें तो यहाँ पर और में हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द वर्स्ट इज ओवर बट इंडियन नीड टू वर्क कलेक्टिवली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल क्लासेस एंड क्रीड्स, सस्टेनेट द स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी फॉर ब्रिंगिंग कम्युनल पीस आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे कि ये जो स्टेटमेंट है ये गांधी जी द्वारा बोला गया था। ठीक है, कब बोला गया था, जब गांधी जी जब पार्टीशन हो गया था और दिल्ली से जब गांधी जी वहाँ पर गए थे दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता से होकर फिर वहाँ दिल्ली गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर जब सभा रखी थी, जो इवनिंग में जो प्रेयर हुई थी, उसके बाद जो जितने भी वहाँ पर सिख हिंदूज थे उनसे वहाँ पर मीटिंग हुई थी, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली की जो मेन पीपल्स है, जो मुस्लिम्स, उनको वो यहाँ से चले गए, मतलब कि यहाँ की जो मेन आइडेंटिटी है वो यहाँ से जा चुकी है, तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस नहीं बचा है। इसी के साथ साथ आप जो लिख सकते हैं कि 26 जनवरी 1948 में गांधी जी जो थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि सो दैट नेवर द डोमिनेशन एंड सुपेरिटी ऑफ द मेजर कम्युनिटी ओवर अ माइनर। ठीक है, आप ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जोग्राफिकली और पॉलिटिकली इंडिया को दो भागों में बांटा जा चुका है, लेकिन दे विल बी फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। ठीक है, वो हमेशा दोस्त रहेंगे। इसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है कि मैनी स्कॉलर हैव रिटन ऑफ द मंथ आफ्टर द गांधी जी एज बीइंग, ठीक है, तो उसको फाइनेस्ट आर कहा जाता है। ठीक है, जो मंथ रहा यहाँ का। ठीक है, इसके बाद आफ्टर वर्किंग टू ब्रिंग पीस टू बंगाल, गांधी जी नाउ शिफ्टेड टू दिल्ली, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, वहाँ पर जो पंजाब थे, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में जितने भी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उसको रोकने के लिए वहाँ पर वो गए थे। ठीक है, जो दंगे हो गए थे वहाँ पर, गांधी जी वॉज इक्वली कंसर्न्ड विद द सफरिंग ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन पाकिस्तान, और गांधी जी को जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी पाकिस्तान की उनके बारे में भी उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न था। और साथ ही साथ यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हैं, द कांग्रेस विश्ड टू अश्योर द माइनॉरिटीज़ इन इंडिया दैट इट विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट। ठीक है, जो कांग्रेस ने ये अश्योर करा था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में उनको प्रोटेक्ट करा जाएगा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ मैप के क्वेश्चंस हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैप के क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं हम। तो ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको जो मैप दिया जाएगा उसमें आपको आउटलाइन मैप होगा या फिर उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको दो लोकेट करने पड़ेंगे और तीन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो दो लोकेट कौन से हैं यहाँ पर, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में मिलता है कि आगरा अ टेरिटरी अंडर मुगल्स और विजयनगरा। ठीक है, तो आगरा आप कर सकते हैं,
और विजयनगरा कर सकते हैं। और दूसरा है आपके पास चंपारण। चंपारण आपको पता है बिहार में है। तो आगरा तो सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, तो यहाँ पर आप मार्क कर दीजिए, यहाँ पर जहाँ पर मैंने मार्क करा है। विजयनगरा और में था तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं विजयनगरा। और चंपारण जो है बिहार में यहाँ पर ऊपर को है, तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं। इसके बाद जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ABC, तो आप उन ABC पॉइंट को आप मार्क कर सकते हैं, वो हड़प्पन साइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा है कि ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ 3 प्लेसेस हैव बीन मार्क्ड एज ABC विच आर रिलेटेड टू द मेच्योर हड़प्पन साइट्स, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन मार्क्ड नियर देम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दूसरा मैप लिया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में है वैसा मैप नहीं है, वैसा तो आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से मैप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे मार्क करना है। ठीक है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर मैंने बनावली और राखीगढ़ी दोनों मार्क करा है, क्योंकि ये दोनों एक ही स्टेट में है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो इसलिए फिर मार्किंग स्कीम में देखा तो उसमें पता चला कि बनावली और राखीगढ़ी दोनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कालीबंगा हो जाएगा हमारा B वाला पॉइंट, और C वाला पॉइंट लोथल है। ठीक है, ये प्री बोर्ड में भी बहुत सी जगह पूछा गया था, तो आप इसको मार्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है। ठीक है, लोथल, और किसी ना किसी एक सेट में आपको दे ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ मैप्स हैं, आपको इसी तरीके से वहाँ पर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।